के से IIM लखनऊ, IIM इंदौर, BHU, बिट्स मेस्त्रा, IIIT प्रयागराज, नरसी मोदी, NIT प्रयागराज, IIIT ग्वालियर, AMU, IMT नागपुर, यानी जैसे बहुत शीर्ष जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ से जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वह सभी जो यूथ हैं उन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया और आवेदन करने के बाद फिर यहाँ की टीम ने औद्योगिक विकास के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद से जुड़े हुए जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं, इन लोगों ने मिलकर के फिर चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और आज आपका चयन होने के बाद 14-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि आपके पास एक अवसर है ये कार्य करने का, अपने आप को साबित करने का, अपनी क्षमता को प्रदेश के हित में लगाने का और आपके द्वारा जो भी प्रयास होंगे प्रदेश के हित में उसके बेहतर परिणाम को अपनी आंखों से देखने का। उत्तर प्रदेश के सामने एक अवसर है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सभी क्षेत्रों में विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, या तो आप देख सकते हैं जब हमने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मैं मानता हूं कि जब लोग इस बात को मानते थे, कोई जानने को तैयार ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी इतने अच्छे प्रस्ताव आएंगे। कोई तैयारी नहीं था, लेकिन मेरे पास अनुभव था 2018 का भी। 2018 में जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, तो उस समय की टीम को जब मैंने कहा था कि भाई इन्वेस्टर समिट करना है, तो ये लोग मेरे पास आए 3 महीने की एक्सरसाइज के बाद। लेकिन आने में उनको संकोच था, लेकिन मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा हमने तैयारी कर ली। मैंने कहा तैयारी में क्या किया? तो मैंने कहा हमने तैयारी की है, 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे। तो मैंने कहा नाम क्या दिया है? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर। मैंने कहा पहले नाम चेंज करो, लोअर लिमिट 2 लाख का रखो और 2 लाख के बाद तब फिर यहाँ निवेश। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा जो लोग लीड कर रहे हैं उन्हीं को विश्वास नहीं है, तो लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? पहले स्वयं पे विश्वास करो। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा यूपी में सब आएंगे, आप चिंता मत करिए, उस रोड शो की तैयारी करेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम दुनिया के देशों में जा सकें, लेकिन उस समय देश के अंदर ही रोड शो हुए। और रोड शो में मैंने उस टीम को भेजा, मैंने कहा आप लोग जाइए, अलग अलग राज्यों में जाइए, उद्यमियों से संवाद करिए, बातचीत करिए, पॉलिसी बनाइए। कुछ कार्य हुआ और एक रोड शो में मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं एक में ही गया था, तब भी गया था, इस बार भी मैं एक ही जगह गया था। और 2018 में जब मैं गया था पहले रोड शो में, यद्यपि हमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे उस रोड शो में, लेकिन रोड शो में जब मैं गया था तो जो भी उद्यमी वहाँ मुझे मिलता था सब कहते थे साहब हमने तो यूपी में कसम खाई है कि दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक बार आ जाएंगे। यानी यूपी का परसेप्शन किस प्रकार का बना के रखा हुआ था, किस प्रकार की नकारात्मकता थी। वह नकारात्मकता
जब तक नकारात्मकता रहेगी तब तक किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक अनिर्णय की स्थिति रहेगी तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम प्रदेश के बारे में, प्रदेश के पोटेंशियल को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। और मैं तब भी कहता था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, लेकिन 2018 था, प्रारंभिक समय था हमारे लिए। उस समय सरकार मार्च 17 में बनी थी। 17 के अंत में मैंने इन्वेस्टर समिट की बात कही थी और फरवरी 18 में हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था। और मुझे अच्छा लगा कि उस समय जब लक्ष्य रखा गया था तो मैंने कहा कम से कम इतना निवेश तो आएगा ही जितना उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट होता है। वार्षिक बजट उत्तर प्रदेश का उस समय 4,27,000 करोड़ का था। हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। और इस बार जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के पहले भी इसी प्रकार की भूमिका हुई। लोग कहते हैं साहब हमारा बजट 7 लाख का था, 7 लाख करोड़ यहाँ पे निवेश के प्रस्ताव आएंगे। मैंने कहा एक बार प्रयास तो करो। टीमें बनाई गई, लगातार कार्यक्रम प्रारंभ हुए, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी ने अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई, काफी होमवर्क हुआ। तमाम हमारी सहयोगी संस्थाओं ने भी उसमें योगदान दिया। परिणाम रहा, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। और इस बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने एक मानक तय कर दिया। 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतने प्रस्ताव कैसे आए। मैंने कहा यूपी उस लायक है कि इतने प्रस्ताव आने चाहिए थे और आए। यूपी की साइज, यूपी की जनसंख्या, यूपी की पोटेंशियल इस अनुरूप है कि 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव यूपी को मिलने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि आंकड़े फेक हैं। उन लोगों ने अपने तरीके से उस पर काम करना शुरू किया और बाद में फिर 5वें दिन 7वें दिन मुझे फ़ोन करके बोलते थे नहीं साहब हमें अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक है। मैंने कहा यहाँ इनऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं, जो भी होता ऑर्गेनिक ही होता है। अब हम लोग उसे ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट यूपी को रिफॉर्म के दौर से गुजरना पड़ेगा। औद्योगिक विकास में और भी रिफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें हर महीने अपने उद्यमियों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के हर प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें। इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं काम चलेगा, उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर दिखना भी चाहिए उसका परिणाम। जैसे आज इंसेंटिव वितरण 232 करोड़ रुपए के इंसेंटिव वितरण उद्यमियों को आज यहाँ पर किसी उद्यमी को कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के लिए हमें रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग में बाधक है उसमें हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वे राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वह पॉल्यूशन से जुड़े हुए मामले हों। अब ये डे टू डे से जुड़े हुए उन मामलों का समाधान होना चाहिए और उस दिशा में बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में विगत 6 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। दोनों अवसर होंगे, आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा,
लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना है। वही आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार होगा। कुछ लोग अथॉरिटी में काम करेंगे, कुछ लोग यूपी सीडा के साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ लोग औद्योगिक विकास में काम करेंगे, कुछ लोग अलग अलग जनपदों में जो हमारी अथॉरिटी है वहां पर जाके कार्य करेंगे, कुछ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा होगा कि प्रतिमाह हर जनपद में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़े हुए वहां पर उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की बैठकें होती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस समय जो मुद्दे आते हैं आप लोग चुपचाप बैठ के देखना, जो मुद्दे आते हैं उसको नोट कर लिया, उस उद्यमी के फोन नंबर को भी नोट कर लिया। फिर प्रयास होना चाहिए जिससे संबंधित मामला उनसे कहकर कि ये मामला आया है, इसका आप समाधान एक समय सीमा के अंदर करिए। अगर वो कहता है कर लिया तो उस उद्यमी से बात कर लिया कि आपकी समस्या थी, क्या इसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है, आपका कार्य है फिर यहाँ पर ऊपर की इकाई में बताना कि फलानी बैठक में ये मुद्दा उठा था लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए हमें क्या करना। इसके बारे में अगर शासन इसका संज्ञान लेते हुए फलाने उद्यमी से बातचीत करके उसकी क्वेरीज को समाधान कर लेंगे तो ये है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस कार्यक्रम को, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। प्रदेश के परसेप्शन को और बेहतर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हमने कोई लोच लचक उसमें छोड़ी नहीं है। जो कार्य होना है सीधे सीधे होना है और उसमें जब कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी हमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। हर कार्य को बिना किसी हीला हवाली के त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करते हुए पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, कोई आपके कार्य में उंगली नहीं उठा सकता। और उस सेतु का काम आपको करना है। या कहीं भी कोई कार्य होता है, किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए और यह एक उचित अवसर आपके पास होगा। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, आप राज्य के हित में कार्य करेंगे तो राज्य सरकार आपके हितों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं जानता हूं प्रारंभिक समय में जो आपको मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय की राशि मत देखिए। आपके पास एक अवसर है इस मंत्र से जोड़ने का और इसमें अपने आप को साबित करने का। यह समय है जब आप नया एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, एक नए अनुभव के दौर से गुजर सकते हैं, एक नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि हमें हर एक मेरे जो पहले के अनुभव हैं, जो मैंने देखा है अभी, जो हमने एस्पिरेशनल विकास खंड में लगभग 100 ऐसे सीएम फेलोज की तैनाती की है, वे कार्य कर रहे हैं युद्ध स्तर पर विकास खंड मुख्यालय पे ही रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उसमें मैंने एक चीज जो सबसे अच्छी देखी है, ये लोग चुपचाप अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनके ब्लॉक मुख्यालय पर रहने का परिणाम क्या था कि जो अधिकारी कभी ब्लॉक मुख्यालय में नहीं रहते थे, उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय में रहना शुरू कर दिया। वे सब आज ब्लॉक मुख्यालय में रहते हैं, उन ब्लॉक में रहते हैं। अब अधिकारी की उपस्थिति है तो कुछ तो करेगा, लेकिन कितना सोएगा 24 घंटे में? अगर ज्यादा सोएगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए वह कुछ तो करेगा फिर वह, और फिर क्या कार्य हो रहा है इसकी समीक्षा होने लगती है। कौन कौन से पैरामीटर है, उस पैरामीटर में क्या हुआ, शिक्षा में क्या हुआ, स्वास्थ्य में कहां हम बढ़े हैं, जल संसाधन में कहां बढ़े हैं, इसके डेवलपमेंट में क्या कार्य हुआ है,
रोजगार सृजन में बैंक क्या कर रहे हैं, आज ये चीजें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल है। वे हस्तक्षेप नहीं करते किसी की कार्य में, लेकिन एक तीसरी आंख के रूप में वे अपना कार्य कर रहे हैं और यही कार्य उद्यमी मित्रों को भी अपने अपने क्षेत्र में करना होगा। सेतु के साथ साथ उसकी जानकारी समय पे विभाग को उपलब्ध करवाना, अपलोड करना। और आपने ये 14-15 दिन की जो ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग के साथ साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न पॉलिसीज को देखना, प्रदेश सरकार में कहां पर क्या समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों को देख करके और फिर औद्योगिक निवेश के मार्ग के सभी बाधाओं को दूर करने में अपने योगदान देना, अपने अनुभव का लाभ देना या नया अनुभव भी लेना आपके लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा और राज्य के हित में भी बहुत उपयोगी हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।